करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने नेतृत्व से ये हाथ करता हूँ कि आप हरिओम सिंह सेंगर भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। आपका भी स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। भोला प्रसाद गुप्ता जी के साथ आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनके नाम मैं ले रहा हूँ। श्री रमेश कुमार गुप्ता जी, विवेक गुप्ता जी, मोनू गुप्ता जी, सनत कुमार गुप्ता जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, हरिशंकर गुप्ता जी, रमेश कुमार गुप्ता जी, किशन लाल गुप्ता जी, नीलेश कुमार गुप्ता जी, श्रीनाथ प्रसाद कुशवाहा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा कि अब आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी को मैं बड़े आदर के साथ उनसे आग्रह करता हूं कि आप आए और यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की। जरा मंच पे थोड़ी सी हलचल बंद कर देंगे तो मैं अपनी बात मंच को इस लायक बना दीजिए कि मैं अपनी बातें कह सकूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। यहाँ के जिलाध्यक्ष मेरे मित्र भाई देव कुमार सिंह जी, जरा तालियां बजाकर देव कुमार सिंह जी का स्वागत करें। मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र और राज्यसभा के सांसद श्री अजय प्रताप सिंह जी, इनका भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। इस जिले के संयोजक श्री के तिवारी जी, प्रदेश मंत्री राजेश पांडे जी, धर्मेंद्र परिहार जी, इंद्रचरण सिंह जी, मोतीलाल पटेल जी, जितेंद्र सिंह जी, सुरेश सिंह जी, मनोज सिंह जी, मंगेश्वर सिंह जी, यदुनाथ सिंह जी, बंधु सिंह जी, राजेश मिश्रा जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण, सबके लिए जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए जरा। और उपस्थित आप सभी शानदार नागरिक बंधुओं और मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भोला जी आप मंच पर बैठिए, बाकी लोग नीचे आ जाइए, बाकी लोग नीचे आ जाइए। सब थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए मंच को, आप बैठिए मंच पर। भोला जी आप मंच पर बैठिए। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि अभी हम सब लोग हमारी उम्मीदवार रीति पाठक जी को सुन रहे थे। रीति पाठक जी एक बहुत बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी की थी, सुषमा स्वराज। सुषमा जी के बाद कोई भारतीय संस्कृति का प्रतीक लोकसभा में दिखाई देता है तो रीति पाठक जी दिखाई देती है। और हम सबके लिए एक भारतीय संस्कार, एक भारतीय संस्कृति, एक भारतीय नारी को लोकसभा के अंदर कोई अगर देखता है सुषमा स्वराज जी के बाद तो रीति पाठक जी को इसे तालियां बजाकर आशीर्वाद दे रही थी। मित्रों, चुनाव हर 5 साल में आते हैं, विधानसभा के, लोकसभा के, और पार्टी तय करती है कि किसको लड़ना है। मुझे मालूम है, मैं टिकट वाली कमेटी में था, रीति जी को तो पता ही नहीं था कि उनको टिकट मिल रहा है। पार्टी ने तय कर दिया। मैंने कहा वो सांसद है, उनसे पूछ तो लेते। बोले क्या पूछना, पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी जो आदेश देगी वो रीति जी करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी में रीति जी का सम्मान है कि पार्टी जो कहेगी वो करेगी। वो इनसे पूछा नहीं गया कि टिकट दो, इन्होंने मांगा भी नहीं टिकट, पर पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको विधानसभा लड़ना है
एक भारतीय जनता पार्टी के आदर्श कार्यकर्ता की तरह ऋतिक जी ने जो यहाँ पर परिचय दिया, एक बार चाहता हूँ तालियां बजाकर उनको आशीर्वाद दें। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि देश में चुनाव नहीं हो रहे, सिर्फ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। देश के चुनाव होते हैं जब मोदी जी और मोदी जी के साथ वालों की तुलना होती है। अब प्रदेश के चुनाव हैं तो शिवराज जी और शिवराज जी के साथ कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की तुलना हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पर बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हैं। 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उमा भारती जी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। 2003 के पहले प्रदेश में सड़कों की हालत क्या थी और बिजली कितने घंटे आती थी, आप जरा बताइए मुझे। आती थी क्या बिजली? बिजली आती थी? सड़क के नाम पर कुछ था क्या यहाँ पर सिटी में आने के लिए? ये सड़क और बिजली की व्यवस्था करने वाली पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने विकास दिखाया है इस प्रदेश को। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे याद है मैं पहली बार उमा जी के मंत्रिमंडल में भैया रहने दो ना, आप रहने दो, देख लेंगे सब लोग, देख लेंगे, कोई बात नहीं। आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा पीछे हट जाइए, थोड़ा सा पीछे हट जाओ। मुझे, मेरे को भी लोगों को दर्शन करना, मैं इंदौर से इतनी दूर से आया, तो दीदी की हमारी माताएं बैठी हुई, उनके जरा दर्शन तो कर लो। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ। थोड़ा और पीछे हट जाए, महिला मोर्चा की हमारी माताएं बैठी। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि 2003 में मैं उमा जी के मंत्रिमंडल में पहली बार पीडब्ल्यूडी मंत्री बना था और सड़कों की हालत बहुत खराब थी। उमा जी ने कहा कैलाश जी सड़कें तुम ही ठीक कर सकते हो। मुझे याद आता है इस प्रदेश के अंदर मात्र 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, जिसमें सब गड्ढे वाली सड़कें थी। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि 2023 में 5,13,000 किलोमीटर है जो टू लेन, 4 लेन और 8 लेन सड़कें जिसमें गड्ढे नहीं है। बताइए ये सड़क का निर्माण किसने किया है? किसने किया? मुझे याद है अच्छे तरीके से, मैं पावर मिनिस्टर भी था। पावर का उत्पादन 5,000 मेगावाट होता था, 5,000 मेगावाट। बड़ी मुश्किल से हमारे किसानों के खेत में कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे अब बिजली आती थी और कभी कभी तो आती नहीं थी। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? कांग्रेस के राज में बिजली आती थी क्या? आज बिजली का उत्पादन है 28,000 मेगावाट। 24 घंटे गांव में बिजली जा रही है और किसानों को 8 घंटे खेती के लिए बिजली देने का काम किसने किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को बढ़ाया है, आगे बढ़ाया, आगे और बढ़ाना अभी बहुत काम है। पहले बीमारू राज्य था, अब बीमारू राज्य समाप्त हो गया। अब मध्य प्रदेश को हमको देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है और उसके लिए जरूरी है गरीब वर्ग का, गरीब कल्याण की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। मुझे याद आता है 2014 में पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने आशीर्वाद दिया था, वो सेंट्रल हॉल में गए, उनका पहला भाषण, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की गरीबी दूर करेगी, मेरी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेगी, मेरी सरकार पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाएगी, मेरी सरकार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देगी, मेरी सरकार शिक्षा का स्तर ऊपर उठाएगी, मेरी सरकार भारत और भारतीय संस्कृति की रक्षा करेगी। ये पहला भाषण था देश के प्रधानमंत्री का। मुझे याद आता है, अरे भाई क्यों पीछे बात कर रहे हो यार, क्यों बात कर रहे हो पीछे? तो मुझे ये कहते हुए गर्व है, मैं 40 साल से राजनीति में हूं, मैंने आज तक ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं देखा जो धोती पहनकर जाते हैं, हाथ में जल का लोटा रहता है, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, गंगा जल लेते हैं, त्रिकुटी लगाते हैं, तिलक, गंगा जल लेकर सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर जाकर गंगा जल चढ़ाते हैं। क्या आपने ऐसा देश का एक भी प्रधानमंत्री देखा है क्या? ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले जितने भी मेहमान विदेशी आते थे
लोग ताजमहल दिखाने ले जाते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जापान का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री जर्मनी का नेता हो, गंगा जी की आरती करवाते बनारस में। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की पहचान है। भारतीय संस्कृति और संस्कार की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री है। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश में आज की तारीख में कोई नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है क्या? कोई उनकी बराबरी कर सकता है क्या? कोई उनको हरा सकता है क्या? ये कांग्रेस को भी मालूम है। तो कांग्रेस ने क्या किया? गठबंधन कर लिया उन सब लोगों से जिनसे आपस में वैचारिक संबंध नहीं है। आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, मैं बंगाल का प्रभारी था। वहां पर टीएमसी की सरकार, वहां कांग्रेस भी लड़ती है टीएमसी से, कम्युनिस्ट पार्टी भी टीएमसी से लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी भी टीएमसी से लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के 6 साल में 400 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। 6 साल के अंदर कांग्रेस के 100 कार्यकर्ताओं की हत्या की। 6 साल के अंदर 85 सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या की टीएमसी के गुंडों ने। वहां आपस में संघर्ष करते हैं। पर ममता जी जब दिल्ली आती है तो एक तरफ कांग्रेस हाथ पकड़ता है, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी हाथ पकड़ती है। मैंने पूछा भैया क्या बात है, बंगाल में तो लड़ रहे हो, दिल्ली में हाथ मिला रहे हो? बोले मोदी जी को हराना। अरे भाई, मोदी जी को हराना है तो अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों से हाथ मिला रहे हो? अरे ये केजरीवाल दिल्ली में पानी पी पी के रोज कांग्रेस को गाली देते, पंजाब में पानी पी के कांग्रेस को गाली देते, और दिल्ली में मोदी जी को हटाने के नाम पर कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं। क्यों भाई केजरीवाल जी? मोदी जी को हराना। अरे भाई, मोदी जी ने ऐसा क्या पाप किया? मुझे एक घटना याद आती है। अभी पिछले दिनों गुजरात में बाढ़ आई। मेरे एक दोस्त का बेटा पायलट है। वो हेलीकॉप्टर से पूरे गुजरात में जो फंसे हुए लोगों थे उसको निकाल रहा था। जहां कहीं पर खाना बांट रहा था, कहीं जानवर फंसे थे तो उनको चारा और खली के बांट रहा था। उसने देखा एक छत पर सांप गुड़ी गुड़ी करके बैठे हुए, एक तरफ नेवला बैठा हुआ। सांप नेवले की तरफ नहीं देख रहा, नेवला सांप की तरफ नहीं देख रहा। दूसरा देखा उन्होंने कुत्ता बैठा, बिल्ली बैठी हुई, कुत्ता बिल्ली की तरफ नहीं देख रहा, बिल्ली कुत्ते की तरफ नहीं देख रहा। उन्होंने इधर देखा, पीछे मुड़ के सांप और नेवले बैठे हुए चुपचाप, बिल्ली और कुत्ते बैठे हुए चुपचाप, दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं। कारण क्या था? बाढ़ हो रही थी नीचे, बाढ़, अपनी जान का खतरा था। ये घमंडिया गठबंधन भी आज हाथ मिला के इसलिए खड़ा है कि मोदी जी की बाढ़ आ रही है, इस बाढ़ में इनका अस्तित्व खतरे में है। तो आज ये लोग गठबंधन करके मोदी जी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मोदी जी को कोई माई का लाल हरा सकता? मैं आपसे पूछना। चलिए भाई, आप गठबंधन कर लो। गठबंधन करने के बाद इनके ही गठबंधन का एक राजनीतिक दल, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री स्टालिन का लड़का कहता है सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। हमने अभी दीप जलाया, हमारे ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने स्वस्ति वाचन किया। ये क्या है? ये हमारी सनातन परंपरा है। अभी नवरात्रि गई, विजयादशमी कल गई, ये क्या है? ये हमारी सनातन परंपरा है। आने वाले समय में दिवाली आएगी, देव उठनी 11 आएगी, ये क्या है? ये हमारी सनातन परंपरा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश से कोई सनातन परंपरा को खत्म कर सकता है? क्या नहीं कोई कर सकता है? सनातन धर्म की जड़ें पाताल लोक में है। जो सनातन धर्म को खत्म करेगा, जनता उसको समाप्त कर देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। सनातन धर्म को खत्म करने का किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो सनातन धर्म को खत्म कर। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा दायित्व है कि देश के संस्कार और संस्कृति की रक्षा करें। हमने नारा लगाया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, तो दिग्विजय सिंह जी सुन लो, तारीख भी बता रहे हैं हम।
22 जनवरी को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। आपने तो राम को माना ही नहीं। आपने कोर्ट में आपके कपिल सिब्बल ने हलफनामा दिया है कि राम नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। आपने हलफनामे में कहा है कि रामचरितमानस तो उपन्यास है, उसके प्रति हमारी कोई आस्था नहीं, हनुमान जी होते ही नहीं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी, आपने और आपकी पार्टी ने 70 साल तक इस देश की जनता का खून चूसा है, बहुत पाप किया है। 12 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है रामलला के मंदिर की। सोनिया जी अपनी सोनिया आंटी और सब लोगों को ले जाना, वहां दंडवत कर देना। हमारे राम बड़े दयालु हैं, शरणागत जो करता है उसको क्षमा कर देते हैं। तुम्हारे और सोनिया जी के पाप को क्षमा कर देंगे हमारे रामदास दयालु, इतने राम दयालु हैं। और इसलिए मैं बहुत साफ निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव विकास का तो है ही, पर साथ में इस बात का भी है कि इस देश में सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा कौन कर सकता है। अभी इजराइल का फिलिस्तीनियों का युद्ध हो रहा है, हमने आतंकवाद का विरोध किया। G20 के दौरान जो दिल्ली का एजेंडा में साइन हुआ, उसमें सारी दुनिया ने हस्ताक्षर किए। आतंकवाद का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास ने आतंकवाद की गतिविधियों के माध्यम से इजराइल पर हमला किया। भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया, पर कांग्रेस ने आतंकवादियों का समर्थन किया। क्यों? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, कुर्सी की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी कुर्सी की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति करती है। देश को आगे बढ़ाना, देश को ताकतवर बनाना, ये हमारा संकल्प। हम तुष्टीकरण की, हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं। हम और धर्म और संस्कृति के अनुसार देश आगे बढ़े इसकी राजनीति करते हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। और इसलिए मुझे कहते हुए बहुत दुख है इस बात कि कांग्रेस ने आतंकवादियों का समर्थन किया। उसके बाद देश के वे तमाम लोग जो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के समर्थक हैं, जो कहीं ना कहीं आतंकवाद के समर्थक हैं, उन लोगों ने भी समर्थन करना चालू कर दिया फिलिस्तीनियों को। ये बहुत सोचने और विचारने की बात है। सीधी के नागरिक बंधुओं, देश को कांग्रेस किस दिशा में ले जाना चाहती है हमें समझने की बात है। भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाना चाहती है, देश को विश्व गुरु की पद पर ले जाना चाहती है, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहती है। मध्य प्रदेश को हमने आज विकसित प्रदेश बनाया है, और ये चुनाव इसी बात के लिए है कि देश किस दिशा में जाना चाहिए, प्रदेश किस दिशा में जाना चाहिए। हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम विकास करना चाहते हैं, हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। हमने हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, हमने हमेशा गरीबी हटाने के लिए काम किया है। मुझे याद आता है, आप सब जानते हैं, सारी दुनिया ने कोरोना की महामारी को झेला, सारे विश्व को हिला दिया था कोरोना की महामारी ने। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसको संभाला, अपनी प्रशासनिक क्षमता, अपनी राजनीतिक शक्ति से देश को संभालने का काम किया। लॉकडाउन लगा, लोगों से कहा घर के अंदर रहो। आप जानते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री क्या करते थे बचपन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में क्या करते थे, जोर से बोलिए जरा। चाय बेचते थे। उनको मालूम है गरीबी क्या होती है। उनके घर का चूल्हा जब जलता था, जब चाय बेचकर पैसे लेकर जाते थे अपनी मम्मी के पास, जब उनके घर का चूल्हा जलता था। हमारे प्रधानमंत्री को याद आया कि हमने लॉकडाउन तो कर दिया, जो रोज कमाता रोज खाता उसका चूल्हा कैसे जलेगा। तभी हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि गरीब भाइयों चिंता मत करो, प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से गरीब को 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज प्रति माह देने का काम मेरी सरकार करेगी। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम किसने किया है। फिर मुझे याद आया, शायद प्रधानमंत्री ने सोचा होगा अनाज तो पहुंच जाएगा, पर हमारी माताएं और बहनें तेल कहां से लाएगी, सब्जी कहां से लाएगी।
जितनी जनधन खाते वाली महिला थी, हमारे प्रधानमंत्री ने 500 रुपए 3 बार भेजे कि नहीं भेजे? बताइए, आपके खाते में भेजे ना? ये महिलाओं की भी चिंता हमारी सरकार करती है, महिला सशक्तिकरण की चिंता करती है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार गरीब कन्याओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लागू की। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने लड़कियों को पढ़ाने और बढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया। यहाँ तक कि यदि वो विदेश में जाना चाहती है तो उसको भेजने का काम भी राज्य सरकार करेगी। ये शुरुआत मध्य प्रदेश ने प्रारंभ की थी। आज भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना लागू की है। बताइए, आपने लाडली बहना योजना का फॉर्म भरा कि नहीं भरा? पैसे आ रहे हैं आपके खाते में? कितने आ रहे हैं? 1250 अभी आ रहे हैं, ये 3000 तक जाएंगे धीरे धीरे। इसको बंद करवाना है कि 3000 तक ले जाना है? बंद करना है कि 3000 तक ले जाना है? यदि 3000 तक ले जाना है तो अपने गांव से एक भी वोट कांग्रेस को नहीं जाए, नहीं तो यह लाडली बहना योजना बंद करने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी, क्योंकि उनको गरीबों के प्रति कोई लगाव नहीं, कोई चिंता नहीं। अरे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गरीबी देखी है, इसलिए गरीब का दर्द समझते हैं। राहुल जी ने गरीबी देखी क्या? दिग्विजय सिंह जी राजा थे, उन्होंने गरीबी देखी क्या? कमलनाथ जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, होटल लेने 20-25 होटल है उनके, उनको गरीबी मालूम है क्या? गरीब का दर्द क्या होता है ये उनको मालूम है क्या? और इसलिए आप सबसे निवेदन करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका, जोर से जरा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास पर हम लोग विश्वास करते हैं। और इसलिए आप सबसे निवेदन करना आया हूं, रीति बहन को अपना आशीर्वाद दे। रीति बहन को खाली विधायक नहीं रहना है, उनको दिल्ली से यहाँ बुलाया है तो कुछ बड़ी जवाबदारी भी मिल सकती है। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रीति बहन आपके क्षेत्र के विकास के लिए सतत लगी रहेगी, और मैं भी बड़ा भाई होने के नाते उनका सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पार्टी के निर्देश पर मैं आपकी बहन, आपकी सांसद, आपकी विधानसभा सीधी की प्रत्याशी आज आपके समक्ष विधानसभा प्रत्याशी के रूप में इस नामांकन के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता, बहुत सरल सहज स्वभाव के धनी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का हमारी सीधी विधानसभा के इस लोकतंत्र के नामांकन के उत्सव पर आगमन हुआ है। मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ भाई साहब। यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिले के अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री सम्मानित राजेश पांडे जी, और भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा के जिले के संयोजक सम्मानित के तिवारी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सम्मानित सरह सिंह चौहान जी, सम्मानित संजय सिंह जी, और हमारे राज्यसभा सांसद यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने विशेष उपस्थिति यहाँ दी है, सम्मानित अजय प्रताप सिंह चौहान जी, अजय प्रताप सिंह जी, और उपस्थित यहाँ पर दादा मंगलेश्वर सिंह जी, दादा युद्धनाथ सिंह जी, संजय भैया रविचंद्र जी, उपस्थित यहाँ पर जनपद के सम्मानित अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार जी, डॉक्टर मनोज, और उपस्थित यहाँ पर मोतीलाल पटेल जी, संजय सिंह जी, और सभी मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय गण, हमारे सीधी जिला पंचायत की सम्मान्य अध्यक्ष मंजू गांधी सिंह जी, मंच का संचालन कर रहे हैं पुनीत नारायण जी, अमरेश्वर चतुर्वेदी जी, और विश्वनाथ द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के समस्त परिवार के सदस्यगण,
जितेंद्र सिंह जी और कार्यकर्तागण, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी और सभी उपस्थित मेरे समक्ष हमारी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारीगण और आप सभी स्नेहीजन जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सदैव अपना स्नेह लगाव इस तरह से प्रदर्शित किया है कि मानो कभी आप अलग थे ही नहीं। ये वो दल है जिसका नेतृत्व आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये वो दल है जिसका नेतृत्व आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भैया शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक दल जरूर हो सकता है। मेरे पिताजी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय श्री रामचरण देव पांडे जी। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर थी। और आप सब जानते हैं कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल एक जरूरी राजनीतिक, इसका उद्देश्य अगर कभी रहा तो सिर्फ और सिर्फ सेवा का उद्देश्य रहा। ये पहला ऐसा दल है जिसमें कभी राजनेताओं ने प्रधान सेवक बनकर जनता की सेवा करने के लिए एक संकल्प लिया है। और आज मैं आपके समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक बार प्रत्याशी नहीं हूँ, सीधी विधानसभा की प्रत्याशी नहीं हूँ, बल्कि आपके सेविका के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, सीधी विधानसभा के एक सेवक के रूप में मैं यहाँ पर काम करने के लिए आपसे विश्वास ग्रहण करने आई। और आज मैं इस मंच पर आप सबके समक्ष ये जरूर कहना चाहती हूँ कि चुनाव भले ही लोकतंत्र का चुनाव, भले ही राजनीतिक चुनाव, लेकिन सीधी विधानसभा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही यशस्वी नेतृत्व ने आज मुझे सौंपी है। और इस विश्वास के साथ सौंपी है कि जिस तरह से लगातार आप पिछले 10 वर्षों से लोकसभा में भारी बहुमत से जिताकर आपने मुझे भेजा था, विश्वास किया था और मेरे कर्तव्य को स्वीकारा था, मेरे कार्य को स्वीकारा था। उसी तरह से अब आप सीधी विधानसभा में मेरे उस कर्तव्य और कार्य को जरूर स्वीकारेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये विश्वास आपके स्नेह और विश्वास के कारण जरूर कायम रहेगा। मुझे पूर्ण रूप में मैं आश्वस्त हूँ। और आज मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनाव गांव, गरीब, किसान, माँ, बहन, बेटियों और युवाओं के सम्मान का चुनाव है। ये सिर्फ सीधी विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी होने और विकसित होने का चुनाव है। ये हमारे नरेंद्र मोदी के उस सपने को पूरा करने का चुनाव है जिस सपने को सीधी विधानसभा के रास्ते से होकर पूरा करने का आशय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने समक्ष रखा है। आज आदरणीय भाई साहब की उपस्थिति में ये मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जिस जिम्मेदारी से और जिस विश्वास से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं आप सबको आज यहाँ पर कहना चाहती हूँ, चाहे सीधी विधानसभा का व्यापारी हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे युवा हो, चाहे बेटियों हो, सबकी सुरक्षा और सबके संरक्षण की जिम्मेदारी मैं सीधी विधानसभा की विधायक होने के साथ और एक प्रत्याशी होने के साथ आज मैं यहाँ पर संकल्प लेती हूँ कि आपके विश्वास के साथ मैं पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन में करूँ। क्योंकि आज इतने बड़े राष्ट्रीय दल ने मुझ पर विश्वास दिखाया, मेरे नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास दिखाया। और मैं अब जानती हूँ कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साथ होता है, जहाँ पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद साथ होता है, वहीं पर ऐसे दल जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो यश की ओर अग्रसित होते हैं। और ये आज ये यश, कीर्ति और सम्मान सिर्फ और सिर्फ हमारे आप जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता और आप जैसे जनता जनार्दन के माध्यम से मिला है। आप मुझे आशीर्वाद दें, आप मुझे अपना स्नेह दें, आप मुझ पर विश्वास करें कि सीधी की जिम्मेदारी के लिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ पर भेजा है, मैं निश्चित रूप से पहले दिन से अपने पूर्ण समर्पण के साथ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर सीधी के विकास और आपकी सुरक्षा में अपने पूर्ण दायित्व का निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। मैं